अस्सलाम वालेकुम। आज CS 401 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरप्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। हमने देखा था कि इंटरप्ट्स ऐसे इवेंट होते हैं कि जब भी ये अकर होते हैं तो प्रोसेसर के अंदर जो भी करंट वर्किंग हो रही होती है वो उसी टाइम रुक जाती है, ठीक है? यानी कि ये आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होता है। फिर हमने पढ़ा था कि इंट 8088 में इंटरप्ट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और दूसरे हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट होते हैं जो कि असिंक्रोनस होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और ये आउटसाइड द प्रोसेसर जनरेट होते हैं, ठीक है? असिंक्रोनस का मतलब होता है कि वो बगैर बताए आते हैं और अनप्रेडिक्टेबल का मतलब कि उनकी कोई टाइमिंग नहीं होती आने की, ठीक है? और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं वो सिंक्रोनियस होते हैं, जो कि जब भी ये प्रोसेसर में अकर होते हैं तो ये प्रोसेसर को पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो आज जो है वो हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे हाउएवर देयर इज अ सिंगल पिन आउटसाइड द प्रोसेसर कॉल्ड द इन पिन दैट इज यूज्ड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर टू जनरेट इंटरप्ट्स। वो बता रहे हैं कि प्रोसेसर के बाहर एक पिन होती है जिसे हम इंट पिन कहते हैं और इसको कब भी यूज़ किया जाता है जब भी कोई हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होती है, ठीक है? जब भी कोई हार्डवेयर एक्सटर्नल डिवाइस के लिए जनरेट की जाती है तब ये इंट पिन जो है वो यूज़ की जाती है और ये इंट पिन जो है ये प्रोसेसर के बाहर होती है। उसके बाद नीचे उन्होंने कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस बताई हुआ कीबोर्ड, हार्ड हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और साउंड कार्ड। ये ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनके ज़रिए हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होते हैं। यानी कि इन डिवाइसेस को एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स जनरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि देयर आर मैनी डिवाइसेस जनरेटिंग इंटरप्ट एंड देयर इज ओनली वन पिन। वो बता रहे हैं कि बहुत सी हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करने वाली डिवाइसेस हैं, लेकिन पिन जो है ये एक ही होती है, ठीक है? प्रोसेसर के बाहर पिन जो है ये एक ही यूज़ होती है, लेकिन हा हार्डवेयर डिवाइसेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है? यानी कि हार्डवेयर इंटरप्ट एक से ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन पिन जो है एक है। तो वो बता रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट हो जाए तो पिन उसको जो है वो हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है? यानी कि वो एक साथ सारी इंटरप्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि इन दोनों के दरमियान फिर एक कंट्रोलर होता है, ठीक है? यानी कि पिन के और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान एक कंट्रोलर होता है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PIC, ठीक है? ये ऐसा कंट्रोलर होता है कि जो कि पिन और हार्डवेयर डिवाइस के दरमियान होता है। इसका काम क्या होता है कि जब भी हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होती हैं, जब भी एक से ज़्यादा एट टाइम जनरेट हो रही होती है तो वो उनको कंट्रोल करता है, ठीक है? क्या करता है कि उनको कंट्रोल करता है, फिर वन बाय वन उन सब इंटरप्ट्स को जो है वो पिन के पास भेजता है, ठीक है? यानी कि ये एक से ज़्यादा इंटरप्ट्स को होल्ड करता है, लेकिन एट अ टाइम ये पिन को एक ही इंटरप्ट भेजता है, ठीक है? अब वो आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे करता है ये सारा काम। इट हैज़ 8 इनपुट सिग्नल्स। अब ये जो PIC है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ये 1 बाइट का होता है, यानी इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, 0 से 7 तक टोटल 8 बिट्स होती हैं और हर बिट को कोई ना कोई इंटरप्ट असाइन किया जाता है, ठीक है? यानी कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है, उसको हर इसकी 8 बिट में से किसी न किसी बिट को वो इंटरप्ट जनरेट की जाती है, ठीक है? टोटल 7 बिट्स है, इसका मतलब कि टोटल 7 इंटरप्ट्स ही इसको ये एट अ टाइम जो है वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? अगर ये 16 बिट का होता तो एट अ टाइम ये 16 इंटरप्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता था, ठीक है? सो अगर 8 बिट है तो एट अ टाइम ये 8 बिट को ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि अगर एक ही वक्त पे एक से ज़्यादा इंटरप्ट जनरेट हो रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 इंटरप्ट्स एक वक्त पे जनरेट हुई हैं और दोनों इंटरप्ट जो है वो इस PIC के पास जाएँगे और PIC जो है वो इन दोनों इंटरप्ट को अपने 8 बिट में से 2 बिट को असाइन कर देगा, ठीक है? यानी कि एक इंटरप्ट 1 बिट को असाइन कर देगा, दूसरी बिट को दूसरी इंटरप्ट असाइन कर देगा। फिर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि दोनों इंटरप्ट में से जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पिन के पास भेज देगा, ठीक है? यानी कि इसकी टोटल 8 बिट्स होती हैं और हर एक सिंगल बिट को सिर्फ एक ही इंटरप्ट असाइन की जाती है और उसके अलावा इन 8
इंटरप्ट्स को प्रायोरिटीज़ भी असाइन की जाती है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटरप्ट्स को कंट्रोल करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा कि किस इंटरप्ट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इंटरप्ट जनरेट हुई हैं, तीनों इंटरप्ट जो है वो इस पीआईसी के पास चली गई हैं और इसके बाद में चेक किया है कि इन तीनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है। सो जिसकी सबसे ज़्यादा हाई होगी उसने सबसे पहले इस पिन को वो इंटरप्ट भेज देना है, ठीक है? उसके बाद पिन से वो प्रोसेसर के अंदर जाके वो उसको इंटरप्ट को प्रोसेसर कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद जिसकी लोअर प्रायोरिटी होगी वो उसके बाद फिर भेजी जाएगी। इसी तरह सीक्वेंस वाइज़ यानी कि जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट होता है उसको सबसे पहले भेजा जाता है पिन के पास, फिर उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को भेजा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे वो वही बता रहे हैं कि सो दैट इफ मोर देन वन इंटरप्ट कम्स एट द सेम टाइम, कि अगर एक से ज़्यादा इंटरप्ट एक ही वक्त में आती हैं तब हाईएस्ट प्रायोरिटी वन इज़ फॉरवर्ड, किसी की ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको सबसे पहले भेजा जाएगा और बाकी जो जितनी भी रेस्ट में होंगी प्रायोरिटीज उनको बाद में भेजा जाएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे सिंपल उन्होंने क्या कहा है कि पिन जो है ये इंटर पिन प्रोसेसर के बाहर मौजूद होती है और जो कब यूज़ की जाती है जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होता है। सो अगर एक से ज़्यादा इंटरप्ट जनरेट हों तो पिन इसको हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए एक एक कंट्रोलर होता है जिसको प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं और ये जो है ये पिन के दरमियान और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान होता है ये कंट्रोलर, ठीक है? तो जब भी एक से ज़्यादा इंटरप्ट जनरेट की जाती हैं एक ही टाइम पे तो ये कंट्रोलर उनको कंट्रोल करता है। फिर ये चेक करता है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको इस पिन के पास भेज देगा, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट यही कंसेप्ट है, आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अ, पीआईसी के पास 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं, जिनको हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है? यानी कि टोटल 8 बिट का होता है, पीआईसी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर 8 बिट का होता है और 8 ही इसके पास जो है वो इनपुट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है? जिनको हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहते हैं, यानी कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है, तो उसका सिग्नल यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाती है पीआईसी के पास, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के पास। तो इसकी टोटल 8 बिट का होता है, तो यानी कि इसके 8 इनपुट सिग्नल्स होंगे, जो कि 0 से शुरू होते हैं और 7 तक जाते हैं। आईआरक्यू का मतलब क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 से शुरू होंगे और 7 तक जाते हैं, ठीक है? यानी कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है तो उसका इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाता है पीआईसी के पास, ठीक है? तो टोटल जो है वो 7 होती हैं। सबसे पहले देखिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 जो है ये ड्राइव की रहती है टाइमर डिवाइस से। अब हर इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो किसी न किसी स्पेसिफिक एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस से ड्राइव होती है, ठीक है? जैसे ये टाइमर डिवाइस से ड्राइव होती है, इसी तरह IRQ1 जो है ये कीबोर्ड डिवाइस से ड्राइव होती है। यानी कि जब भी कोई कीबोर्ड के ज़रिए इंटरप्ट जनरेट होगा तो वो IRQ1 जाएगा पीआईसी के पास, ठीक है? यानी कि जब भी कीबोर्ड के ज़रिए कोई इंटरप्ट जनरेट होगा तो क्या होगा कि IRQ यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 जाएगा पीआईसी के पास। इसी तरह IRQ जो है वो कैस्केडिंग इंटरप्ट से ड्राइव होती है। इसी तरह ऑनवर्ड जो है वो 7 तक इंटरप्ट जो है किसी न किसी हार्डवेयर डिवाइसेस से ड्राइव की जाती हैं। जैसे कि IRQ7 जो है ये पैरेलल पोर्ट से ड्राइव की जाती हैं, ठीक है? यानी पैरेलल पोर्ट्स के ज़रिए अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होती है तो वो IRQ7 यानी कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7 जाता है पीआईसी के पास। तो यहाँ पर उन्होंने सारा वही बताया हुआ है जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया है, सारा कुछ वही समराइज़ किया हुआ है कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस के ज़रिए तो सबसे पहले जाती है पीआईसी के पास, ठीक है? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल के पास और उसके बाद यानी कि जितनी भी इंटरप्ट जनरेट होंगी वो इससे प्रोग्रामेबल कंट्रोल के पास जाएँगे और इसकी बिट्स को असाइन की जाएँगी और उसके बाद ये पीआईसी उसको उन तमाम इंटरप्ट्स को चेक करेगा कि किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। सो जिस इंटरप्ट की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, वो सबसे पहले जाएगी पिन के पास, ठीक है? इंट पिन के पास जाएगी। फिर इंट पिन से वो गुज़रता हुआ इंटरप्ट जाएगा प्रोसेसर के अंदर और प्रोसेसर के अंदर जैसे ही वो इंटरप्ट जनरेट होगा, तो क्या होगा कि प्रोसेसर के अंदर एक इंटरप्ट हैंडलर होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरप्ट हैंडलर एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है वो ऑटोमेटिकली रन होता है, ठीक है? यानी कि इंटरप्ट हैंडलर ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है। तो उसका काम क्या होता है? वो प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है?
यानी किस तरह उस इंटरप्ट को जो है वो सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या होता है कि वो इंटरप्ट हैंडलर जो भी इंटरप्ट प्रोसेसर के अंदर आती है, वो इंटरप्ट हैंडलर सबसे पहले देखता है कि इसका एड्रेस क्या है। वो जो इंटरप्ट आई है, सबसे पहले वो जाता है वेक्टर टेबल के अंदर। हमें पता है कि वेक्टर टेबल के अंदर सारी इंटरप्ट्स जो हैं वो उनके एड्रेस मौजूद होते हैं। सो इस इंटर में 256 से इंटरप्ट्स होते हैं और तमाम का एड्रेस जो है वो वेक्टर टेबल के अंदर होता है। वेक्टर टेबल एक स्पेसिफिक प्लेस होती है मेमोरी के अंदर, तो वहाँ पे तमाम इंटरप्ट्स के एड्रेसेस मौजूद होते हैं। तो इंटरप्ट हैंडलर जो है वो उसका एड्रेस पहले देखता है, चेक करता है, फिर प्रोसेसर जो है वो उसको कंप्लीट करता है। तो जैसे ही प्रोसेसर उस इंटरप्ट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद वो पिन को कहता है कि वो जो इंटरप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, अब लोअर प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को भेजो। यानी कि जैसे ही हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को प्रोसेसर कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद जो इंटरप्ट हैंडलर है, वो पीआईसी को कहेगा कि अगली प्रायोरिटी को भेजो, ठीक है? यानी कि वो सबसे पहले वो इसको एक सिग्नल भेजेगा, इंटरप्ट हैंडलर पीआईसी को सिग्नल भेजेगा, उस सिग्नल का हम कहते हैं एंड ऑफ इंटरप्ट। यानी कि जो हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट थी उसको एंड कर दिया, वो अब अगली इंटरप्ट को भेजो जो लो प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट है, ठीक है? क्या करता है इंटरप्ट हैंडलर इसको एक सिग्नल भेजता है पीआईसी को कि जब भी वो कहता है कि इंटरप्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है और उस सिग्नल को हम कहते हैं एंड ऑफ इंटरप्ट। फिर उसके बाद कहता है कि अब अगली लोअर प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को आप भेजो, ठीक है, उसको सेंड करो। तो ये सारा जो है वो ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया यही सारा काम हो रहा है। एक बार फिर मैं आपको कंसाइज में बता दें कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होती है वो सबसे पहले पीआईसी के पास जाती है। पीआईसी उन इंटरप्ट को अपनी बिट्स को जनरेट कर बिट्स को असाइन करता है। उसके बाद वो वहाँ से चेक करता है कि किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, किस इंटरप्ट की जिसकी हाई होगी वो इंटरप्ट जाएगी इंट पिन के पास। इंट पिन से गुजरते हुए प्रोसेसर के अंदर जाएगी। जैसे ही प्रोसेसर के अंदर वो इंटरप्ट जाएगा तो इंटरप्ट हैंडलर ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाएगा और वो प्रोसेसर कहेगा कि इस इंटरप्ट को किस तरह हैंडल करना है, ठीक है? तो वो उसके एड्रेस में जाएगा वेक्टर टेबल के अंदर, उसको देखेगा, फिर उसको कंप्लीट करेगा प्रोसेसर। जैसे ही प्रोसेसर उस इंटरप्ट को हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट को कंप्लीट करेगा, फिर जो इंटरप्ट हैंडलर है वो सिग्नल भेजेगा पीआईसी को और इस सिग्नल को हम कहते हैं एंड ऑफ इंटरप्ट, ठीक है? यानी कि इंटरप्ट को जब कंप्लीट किया जाता है तो एक सिग्नल भेजता है पीआईसी को, फिर वो कहता है कि अब अगली प्रायोरिटी को भेजो जो लोअर प्रायोरिटी वाली है। इसी तरह जितनी भी फिर पीआईसी यानी कि प्रोग्राम एबल कंट्रोल में इंटरप्ट्स होती हैं वो वन बाय वन इंट पिन के पास जाती हैं, फिर इंट पिन से गुजरते हुए प्रोसेसर के अंदर जाती हैं और प्रोसेसर के अंदर जो इंटरप्ट हैंडलर है उसको हैंडल करता है और इस तरह प्रोसेसर उस इंटरप्ट को कंप्लीट करता है, ठीक है, वन बाय वन। तो ये पीआईसी का ये काम होता है इसका कि अगर एट अ टाइम मोर देन वन इंटरप्ट जनरेट हो रही हैं तो उनको सबको हैंडल करता है। वो एकदम सारी इंटरप्ट पिन को नहीं भेजेगा, बल्कि जिसके प्रायोरिटी वाइज उसको भेजेगा, प्रायोरिटी चेक करेगा कि जिसकी हाई है वो पहले पिन के पास जाएगा इंटरप्ट, ठीक है? तो ये कंसेप्ट आपने जितना याद रखना है यहाँ पे। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये याद रखना है कि आईओ पोर्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल पोर्ट्स, ठीक है? अब फिजिकल पोर्ट्स के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है? ऐसे पोर्ट्स होते हैं, ऐसे फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं, सीपीयू के पीछे होते हैं फिजिकल कनेक्टर्स जिनके साथ हम अपनी जो है वो फिजिकल डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेज जो है वो हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है? वो तो आप अवेयर होंगे इससे। जो फिजिकल पोर्ट्स होते हैं सीपीयू के पीछे कनेक्टर्स होते हैं जिनके साथ डिवाइसेज कनेक्ट की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम उन पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम उन पोर्ट्स की बात करेंगे जो कि असेंबली लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हैं। यानी यहाँ पे हम फिजिकल पोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज में हम डायरेक्टली फिजिकल पोर्ट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है? जब भी असेंबली लैंग्वेज में आईओ पोर्ट्स की बात हो तो आपने ये कंसीडर नहीं करना कि हम यहाँ फिजिकल पोर्ट्स की बात करें जो प्रोसेसर के पीछे लगे होते हैं, जो फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, बल्कि हम उन पोर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी, ठीक है? यानी कि हर जो फिजिकल पोर्ट होता है ना, जो कनेक्टर होता है जिसके साथ कनेक्ट की जाती है डिवाइस, उसकी एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि उसको एक स्पेशल एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है? तो हम उन एड्रेसेस की बात करते हैं, हम उनके एड्रेसेस को भी आईओ पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है? सो असेंबली लैंग्वेज में हम उनके एड्रेसेस को आईओ पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है? हम फिजिकल आईओ पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे। तो ये आप याद रखना कि असेंबली लैंग्वेज में हम डायरेक्ट फिजिकल पोर्ट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि उनकी इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन होती है उनको हम जो वो आईओ पोर्ट एड्रेसेस कहते हैं, ठीक है? सो उनको हम आईओ पोर्ट्स कहते हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ड फिज़िकल जो पोर्ट होती है, ठीक है? जो कि फिज़िकल कनेक्टर होता है सीपीयू के पीछे, वो उनको एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है? एक उनको यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, जो कि जिसको सीपीयू यूज़ करता है इन एक्सटर्नल डिवाइसेज़ के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है? यानी कि वैसे तो हम फिज़िकल पोर्ट्स किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपनी फिज़िकल डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, हम ऐसी एक्सटर्नल फिज़िकल डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने के लिए फिर हम कनेक्टर यूज़ करते हैं, फिज़िकल कनेक्टर, ठीक है? उनको कनेक्ट करते हैं फिर। लेकिन अगर सीपीयू ने कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल डिवाइसेज़ के ज़रिए, तो वो उन फिज़िकल एड्रेसेस की बात नहीं करता, बल्कि वो उन फिज़िकल पोर्ट्स की नहीं, बल्कि उनके एड्रेसेस की बात करता है, ठीक है? तो इसलिए प्रोसेसर जो है वो इन एड्रेसेस को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस के ज़रिए, जैसे माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ अगर उसने कम्युनिकेट करना है, तो वो इन एड्रेसेस को यूज़ करता है, ठीक है? तो इन एड्रेसेस को हम असेंबली लैंग्वेज में आईओ पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है? सिंपल वर्डिंग में यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फिज़िकल पोर्ट्स को हर फिज़िकल पोर्ट को एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, उन एड्रेस को हम कहते हैं आईओ पोर्ट्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? उन एड्रेसेस को यूज़ करते हुए सीपीयू जो है वो कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस के ज़रिए। तो ये बस सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे, आप ये चीज़ें याद करें। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सीपीयू जो है वो आईओ पोर्ट इस्तेमाल करता है। आईओ पोर्ट मीन्स कि उनके एड्रेसेस, ठीक है? फिज़िकल पोर्ट्स नहीं, बल्कि उनके जो एड्रेसेस हैं उनको हम आईओ पोर्ट्स कहते हैं असेंबली में। उसके बाद देयर आर ओनली 2 ऑपरेशन। अब वो कहते हैं कि जब भी प्रोसेसर जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है, तो सिर्फ 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। या तो वो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या तो वो राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है? तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि आईओ पोर्ट्स जो होते हैं, इनको प्रोसेसर यूज़ करता है रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये जो आईओ पोर्ट्स होते हैं, ये 16 बिट के होते हैं। टोटल इनके 65,536 पॉसिबल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ये जस्ट अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वी हैव द इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन टू रीड एंड राइट फ्रॉम द पेरिफेरल एड्रेसेस। यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस से रीड या राइट करने का जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसके लिए हम इन या आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जब भी हमने रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, ठीक है? यानी कि जब भी पेरिफेरल डिवाइसेस से कोई डेटा रीड या राइट करना है, तो हम जो है वो इन या आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। तो ये जैसे हमने दूसरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी ना, इसी तरह ये इन एंड आउट भी ऐसी ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो कि रीड या राइट के लिए रीड या राइट ऑपरेशन के लिए यूज़ होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन हैव अ बाइट फॉर्म एंड अ वर्ड। इन एंड आउट जो है वो बाइट फॉर्म में भी हो सकती है और वर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। अगर बाइट फॉर्म में हो तो इसका मतलब है ये 8 बिट का है, और अगर ये वर्ड फॉर्म में हो तो इसका मतलब ये 16 बिट का है, ठीक है? लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बाइट फॉर्म है ये ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है? बाइट फॉर्म इज़ ऑलवेज़ यूज़्ड। ये ज़्यादातर हमें यही यूज़ होती है बाइट फॉर्म। उसके बाद नीचे देखें पोर्ट नंबर्स फॉर स्पेसिफिक डिवाइसेस आर फिक्स्ड बाय द आईबीएम स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा है कि जो पोर्ट नंबर्स होते हैं ये हर स्पेसिफिक डिवाइस के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि 20 और 21 जो है ये पीआईसी के लिए, प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर के लिए जो पोर्ट नंबर्स हैं वो 20 और 21 है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और 60 टू 64 तक जितने भी पोर्ट नंबर हैं ये कीबोर्ड के लिए हैं, ठीक है? ये कीबोर्ड के लिए फिक्स होते हैं। उसके बाद 378 पोर्ट नंबर जो है ये पैरेलल पोर्ट्स के लिए जो है वो होते हैं, ठीक है? तो ये आपने जो मैंने अभी करवाया ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए सब याद कर। ऊपर मैंने आपको बताया ना कि ये जो है वो 16 बिट का होता है, और अगर इसके कॉम्बिनेशन हम देखें तो 65,536 पॉसिबल इनके पोर्ट्स होते हैं। सो यही पोर्ट्स जो हैं ये हर स्पेसिफिक डिवाइस के लिए फिक्स होते हैं, ये सारे पोर्ट्स, ठीक है? तो ये जस्ट इन एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसी तरह देखते हैं ना।
अब यहाँ पे उन्होंने फिर वही बताया कि पीआईसी यानी कि प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर पोर्ट्स जो होते हैं इनके 2 पोर्ट्स होते हैं 20 और 21 जो ऊपर भी पड़ा है। 20 जो होता है वो कंट्रोल पोर्ट हम उसको कहते हैं और जो 21 जो होता है इसको हम इंटरप्ट मास्क रजिस्टर कहते हैं। ठीक है? जस्ट यही आपने देखना जो मैं करवा रही हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं याद करने वाला। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड कंट्रोलर क्या होता है? ये जो मैं डेफ़िनेशन जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, आपने सिर्फ़ ये डेफ़िनेशंस करनी है, ठीक है? ये अब कीबोर्ड कंट्रोलर की भी आपने यही डेफ़िनेशन करनी है। कीबोर्ड कंट्रोलर जो है एक स्मॉल चिप होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि सिग्नल्स को रिसीव करती है कीबोर्ड से, ठीक है? जब भी हम कीबोर्ड के ज़रिए कोई भी की को प्रेस करते हैं, तो वो कीबोर्ड से सिग्नल्स को रिसीव करती है और सीपीयू को सेंड करती है ताकि कंप्यूटर को पता चले कि कौन-सी की जो वो प्रेस की गई है, ठीक है? तो ये भी आपने डेफ़िनेशन बहुत ईज़ी है, हो जाएगी याद। आपने सब यही याद करनी है डेफ़िनेशन और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना। स्मॉल चिप होती है कीबोर्ड कंट्रोलर कंप्यूटर के अंदर जो कि कीबोर्ड से सिग्नल को रिसीव करती है और सीपीयू को सेंड करती है और यानी कि ये सिग्नल रिसीव करती है कीबोर्ड से उसका जो भी की हमने प्रेस की है, ठीक है? यानी कि जो भी हम की प्रेस करते हैं उसके सिग्नल को जो है वो कीबोर्ड से रिसीव करता है और उसके बाद सीपीयू को ये सेंड करता है सिग्नल वही ताकि कंप्यूटर को पता चले कि कौन-सा की प्रेस किया गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इंटरप्ट चेनिंग। इंटरप्ट चेनिंग की भी यही डेफिनेशन करनी है। इंटरप्ट चेनिंग का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो एक ही इंटरप्ट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है? इंटरप्ट चेनिंग का मतलब होता है कि मोर देन वन प्रोग्राम जो है वो एक ही इंटरप्ट को सेम इंटरप्ट को सब शेयर करते हैं यानी कि एक चेन बनी होती है ठीक है सारे प्रोग्राम्स की और वो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसी चेन के अंदर वो वन बाय वन सिर्फ ये जो सेम इंटरप्ट एक ही इंटरप्ट होती है उसको सारे प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है तो ये डेफिनेशन याद करनी है यहाँ पे कंसेप्ट है अनहुकिंग इंटरप्ट। अनहुकिंग आपको मैंने हुकिंग इंटरप्ट पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर में। मैंने आपको बताया था कि इंटेल A088 में टोटल 256 इंटरप्ट होते हैं वेक्टर टेबल के अंदर, ठीक है? और उनमें से 5 इंटरप्ट रिज़र्व्ड इंटरप्ट थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे और कुछ इंटरप्ट यूज़र खुद अपने कोड के ज़रिए एंटर करता है वेक्टर के अंदर, ठीक है? यानी कि कुछ इंटरप्ट यूज़र खुद उनको एंटर करता है कोडिंग के ज़रिए, खुद कोड करता है उनके लिए, ठीक है? सो वो जो उनको हम कहते हैं हुकिंग इंटरप्ट। यानी कि यूज़र जो खुद इंटरप्ट के लिए कोड एंटर करता है, जो कोड लिखता है, उसको हम हुकिंग इंटरप्ट कहते हैं और जब जो यूज़र ने लिखा होता है कोड इंटरप्ट के लिए, जब उसको रिमूव किया जाता है, तो उसको अनहुकिंग इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। कुकिंग इंटरप्ट में यूज़र कोडिंग करता है यानी कि खुद न्यू इंटरप्ट के लिए कोड कोड लिखता है, ठीक है? और अनहुकिंग में उसी कोड को जब रिमूव किया जाता है यूज़र का तो उसको हम कहते हैं अनहुकिंग इंटरप्ट, ठीक है? यानी कि रिमूविंग द इंटरप्ट दैट द यूज़र एंटर्ड यूजिंग कोड यानी कि उस इंटरप्ट को रिमूव किया जाता है जो यूज़र एंटर करता है कोड को यूज़ करते हुए एंड यूज़ द ओरिजिनल इंटरप्ट इसका मतलब क्या है कि जब उस यूज़र के लिखे हुए कोड को रिमूव किया जाता है तो उसके बाद कौन से इंटरप्ट आ जाएंगे जो रिजर्व्ड होंगे ठीक है जो पहले से कोडेड होंगे तो जब यूज़र के लिखे हुए कोड को रिमूव किया जाता है तो उसके बाद जो यूज़ किया जाता है वो रिजर्व्ड इंटरप्ट का कोड यूज़ किया जाता है ठीक है सो हुकिंग एंड इंटरप्ट में यूज़र अपना कोड एंटर करता है न्यू इंटरप्ट के लिए अब के अनहुकिंग में बिल्कुल उसके ऑपोजिट के उसका कोड रिमूव किया जाता है और जब उसका कोड लिखा हुआ कोड जो वो रिमूव किया रहता है, फिर जो ओरिजिनल यानी कि जो रिज़र्व्ड इंटरप्ट होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम एबल इंटरवल टाइमर क्या होता है? यहाँ पे भी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। प्रोग्राम एबल इंटरवल टाइमर एक स्मॉल चिप होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि डिले को क्रिएट करती है सीपीयू के लिए, ठीक? तो ये आपने याद रखना है कि ये स्मॉल चिप होती है कंप्यूटर के अंदर जो डिले क्रिएट करती है, ठीक है? यानी कि एक टाइम सेट किया जाता है किसी भी काम के लिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल के वो ये कि सबसे पहले ये देखें इट वाज़ लाइक एन अलार्म क्लॉक ये बिल्कुल अलार्म
क्लॉक की तरह काम कर देंगे कि अलार्म है क्लॉक में हम क्या करते हैं कि एक टाइम हम सेट कर देते हैं, ठीक है? और जब वो टाइम पूरा हो जाता है, वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये भी बिल्कुल वैसी है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, बिल्कुल अलार्म क्लॉक की तरह होती है, ठीक है? दैट कीप्स रिंगिंग आफ्टर सेट टाइम, यानी कि जो एक सेट टाइम किया रहता है, उस टाइम के बाद वो रिंगिंग बजना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिखी हुई है कि इसको हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि हर एक प्रोग्राम अगर आपने लिखा है और उस प्रोग्राम में आपने टाइम सेट किया हुआ है, एक इंटरवल सेट किया हुआ है कि हर 1 सेकंड के बाद जो है वो इंटरप्ट वो प्रोग्राम जो है वो देगा, ठीक है? यानी कि ए, आपने एक टाइम सेट किया हुआ है कि हर 1 सेकंड के बाद आपका प्रोग्राम इंटरप्ट शो करेगा, इंटरप्ट जनरेट करेगा, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। जो कि स्मॉल चिप होती है कंप्यूटर में, जो कि डिले को क्रिएट करती है सीपीयू के लिए। एक टाइम सेट किया जाता है स्पेसिफिक, तो उस टाइम के बाद जो है वो काम किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट टॉपिक आई थिंक इस चैप्टर का पैरेलल पोर्ट्स क्या होते हैं? पैरेलल पोर्ट्स की भी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। अ पैरेलल पोर्ट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट दैट सेंड्स मैनी बिट ऑफ डेटा एट द सेम टाइम, यूजुअली 8 बिट टुगेदर। अच्छा, पैरेलल और सीरियल में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा, ठीक है? यानी कि पैरेलल में क्या होता है कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा बिट को सेंड करना है, ठीक है? सीरियल में क्या होता है कि एट अ टाइम सिर्फ एक बिट को सेंड करना है। तो यानी कि पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि एक ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स को सेंड करना है, ठीक है? सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही बिट को सेंड किया जाता है, जबकि पैरेलल में एक से ज़्यादा बिट्स को एट अ टाइम सेंड किया जाता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि 8 बिट को एट अ टाइम 8 बिट के डाटा को एक साथ जो है वो सेंड करना है, ठीक है? यानी कि ये क्या करता है कि ये फास्टर होता है सीरियल पोर्ट से। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि एट अ टाइम जो है वो एक ही बिट को सेंड किया जाता है, ठीक है? तो ये सीरियल पोर्ट से ज़्यादा फास्ट होता है। ज़ाहिर बात है कि अगर एक टाइम पे एक से ज़्यादा बिट्स को अगर हम सेंड करेंगे तो वो ज़्यादा फास्टर होगा देन सीरियल पोर्ट, क्योंकि सीरियल पोर्ट में सिर्फ एक टाइम में एक ही बिट को सेंड किया जाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है पैरेलल पोर्ट्स क्या होती हैं। सिंपल यानी कि एक टाइम में एक से ज़्यादा बिट्स को सेंड करना, एक से ज़्यादा डेटा को सेंड करना। तो यही था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।